Hello friends, in this lecture we will discuss drug metabolism. Okay, so we will learn in this lecture metabolism, definition of metabolism, elimination versus excretion क्या होता है वो देखेंगे, types of metabolic reactions, माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स क्या होती हैं और हॉफमैन एलिमिनेशन, CYP enzymes, and lastly we will discuss some MCQs regarding this topic. So in the previous lectures we have discussed pharmacokinetics, components of pharmacokinetics, that is absorption and distribution. Okay, so in absorption we saw that uh, we took a medicine and absorbed. Okay, then distribution में क्या था कि that absorbed drug will go to the will reach to the site of action and produce therapeutic effect. Okay, so देखा therapeutic effect हमें यहाँ से distribution से मिला और फिर हमें absorption देखा था वहाँ पर drug absorb हो गई. Okay, now there is a term is metabolism. अब हमें मेटाबॉलिज्म क्यों पढ़ना है इसमें, क्योंकि कोई भी ड्रग है वी हैव टू स्टॉप दी वर्क ऑफ दैट ड्रग. ऐसा नहीं है कि हमें लाइफ टाइम ही उसको चलाते रहना है. ओके, तो जब हमें उसका एक्शन मिल जाता है तो हमें उस ड्रग का इफ़ेक्ट और उसको एंड करना पड़ता है. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इसे हम समझने के लिए एक टर्म समझते हैं पहले, ड्रग एलिमिनेशन. तो ड्रग एलिमिनेशन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म प्लस एक्सक्रीशन. तो मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रांसफॉर्म ऑफ केमिकल, और एक्सक्रीशन में क्या होगा, जो ट्रांसफॉर्म्ड केमिकल है वो बॉडी से बाहर निकालना है, एक्सक्रीट करना है, तो दैट्स द एक्सक्रीशन. ओके, तो समझ में आया. ड्रग एलिमिनेशन इज़ अ ब्रॉडर टर्म in which we study metabolism and excretion. Okay, तो aim of metabolism क्या है, aim of metabolism है to make a drug water soluble, या हम बोल सकते हैं पोलर. देखा था हमने कि जो नॉन पोलर और लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स थी वही एब्जॉर्ब हो रही थी, लेकिन अब हमें क्या है, उन्हें बाहर निकालना है, एक्सक्रीट करना है, एलिमिनेट करना है. तो हमें क्या करना है, वो ड्रग को वाटर सॉल्युबल और पोलर बनाना होगा. ओके, यस. नेक्स्ट इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन. तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन ही एक क्लियर मीनिंग है मेटाबॉलिज्म का. तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन में बायो और ट्रांसफॉर्म, हमने बायो अवेलेबिलिटी में देखा था, तो बायो से क्या समझ रहे थे हम, बायोलॉजिकली. अवेलेबिलिटी में देखा था अवेलेबल, यहाँ देखेंगे ट्रांसफॉर्म, यानी टू कन्वर्ट बोल सकते हैं, या चेंज. ओके, तो कैसे कैसे ये ड्रग है वो चेंज हो सकती है. कोई ड्रग एक्टिव है तो वो इनएक्टिव हो जाएगी. ठीक है, कोई ड्रग एक्टिव है तो उसका एक्टिव मेटाबोलाइट होगा. जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं डाइजीपैम का. डाइजीपैम एक एक्टिव है और उसका हमें एक्टिव मेटाबोलाइट क्या होगा, ऑक्सीजीपैम. ओके, तो नेक्स्ट इज इनएक्टिव ड्रग जो होती हैं वो एक्टिव मेटाबोलाइट हो जाती है. कैसे, ये होती हैं प्रो ड्रग के केस में. तो प्रो ड्रग्स क्या होती हैं, जो बाद में जाके एक्टिवेट होती हैं आफ्टर सम टाइम. ओके, तो प्रो ड्रग्स से हम कहाँ से ये वर्ड मिला, ये हम सभी को पता है कि हमारी बॉडी में प्रोथ्रोम्बिन होता है. प्रोथ्रोम्बिन जब एक्टिव होता है तो बनता है थ्रोम्बिन. ऐसे ही प्रो इंसुलिन होता है. प्रो इंसुलिन क्या बनाता है, इंसुलिन. ओके, तो देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्रो ड्रग्स, दैट इज ACE इनहिबिटर्स. तो ACE इनहिबिटर्स कौन से होते हैं, द ड्रग्स विच नेम्स एंड विद प्रिल. ओके, प्रिल. तो इसमें कुछ एक्सेप्शन हैं ACE इनहिबिटर्स की जो प्रो ड्रग्स नहीं हैं, जो कि हैं कैप्टोप्रिल और है एक लिसिनोप्रिल. ओके, और फिर नेक्स्ट है PPI यानी पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल, ये देखे होंगे आपने, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स होते हैं. नेक्स्ट इज प्रेडनिसोन क्या बनाता है, प्रेडनिसोलोन. ओके,
तो प्रेडनिसोलोन बनता है प्रेडनिसोन से, ऐसी मिथाइल डोपा, लेवोडोपा, मिनॉक्सिडिल, मिनॉक्सिडिल 2 जगह लिख दी है, और ऐसे करके ये क्लोपिड्रोग्रिल और सल्फा सलाजाइन, ये दीज आर दी सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोड्रग्स, वो भी थोड़े ये इम्पोर्टेंट हैं। तो आपसे पूछा जाए कि वेयर ड्रग मेटाबॉलिज्म अकर्स, तो आप क्या जवाब देंगे? कहेंगे एवरीवेयर इन द बॉडी, एवरीवेयर इन द बॉडी, इन द बॉडी एक्सेप्ट एक्टोडर्मल ओरिजिन्स ऑर्गन। कौन कौन से हो सकती हैं? CNS। ओके, तो यहाँ पर है कुछ, थोड़े से आप भी देखना, ठीक है। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या करती हैं, इनका फंक्शन क्या है, वाई वी डू हैव नीड टू स्टडी अबाउट द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो क्या करती हैं ये? टू इजी द ड्रग एक्सक्रीशन, बॉडी से बाहर निकालने में मेटाबॉलिक रिएक्शंस मदद करती हैं। कैसे? कि कोई भी ड्रग लिपिड सॉल्युबल है या नॉन आयोनाइज्ड है तो उसको वो वाटर सॉल्युबल बनाएगी, या उसको कहेंगे हम आयोनाइज्ड बनाएगी। ओके, और हमने देखा था कि हमारी जो बॉडी है वो आयन को पसंद नहीं करती है। जब आयन को पसंद नहीं करती है तो बाहर हो जाएंगे, ये सब हमने एब्जॉर्प्शन में देखा था। तो हम देखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, दैट इज़ फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 1 में क्या होगा? फेज़ 1 में होगा कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म होगा फेज़ 2 में। तो कैटाबॉलिज्म से हमें समझ में आता है कुछ टूट रहा होगा यहाँ पर, तो ब्रेक डाउन, ओके, ब्रेक डाउन। और यहाँ पर एनाबॉलिज्म से हमें क्या समझ में आ रहा है? कुछ जुड़ रहा होगा, तो हम बोलेंगे इसको कॉन्जुगेट, और क्या बोल सकते हैं इसको? हम सिंथेटिक भी बोलते हैं। ओके, तो फेज़ 1 में क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है, और फेज़ 2 में क्या हो रहा है? एनाबॉलिज्म, यानी सिंथेटिक, कॉन्जुगेट, जुड़ रहा है कुछ। यहाँ पर लिखा भी है समथिंग एडिड टू द ड्रग। और फेज़ 1 में क्या होता है? इंट्रोड्यूसेस, क्या एक्सपोज करता है, और एक्सपोज करता है किसी फंक्शनल ग्रुप को। तो इसमें हम एग्जांपल देखते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन एंड डीएमिनेशन। यहाँ पर भी है ग्लूकोरामाइड, ग्लूटाथियोन, ग्लाइसिन, एसिटाइल, मिथाइल और सल्फेट ग्रुप। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए तो मोस्ट कॉमन कौन सा है फेज़ 1 में? तो आप बोलेंगे मोस्ट कॉमन है ऑक्सीडेशन। ओके, यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी ग्लूकोरोनामाइड है मोस्ट कॉमन। ओके, थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये कैसे फंक्शन करती हैं, कैसे काम करती हैं। कोई भी ड्रग है, ओके, तो पहले वो उसका कैटाबॉलिज्म यानी वो ब्रेक डाउन होगी। जब ब्रेक डाउन होगी तो उसके बाद क्या होगा? वो फंक्शनल ग्रुप उसका एक्सपोज हो जाएगा। जब वो फंक्शनल ग्रुप उसका एक्सपोज हो जाएगा, उसमें क्या होगा कि जब वो एक्सपोज होने के बाद ये यहाँ से फेज़ 2 में वो रिएक्शन जाएगी, और फिर वहाँ पर कुछ जुड़ जाएगा, तो कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो क्या कॉन्जुगेट हो सकता है वहाँ पर? ग्लूकोरामाइड, ग्लूटाथियोन, ग्लाइसिन और ये सब, ठीक है। वो ड्रग टू ड्रग डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर लिखा है सिक्वेंशियल फेज़ 1 एंड फेज़ 2। तो क्या होता है कि जो ड्रग होती हैं वो पहले फेज़ 1 को फॉलो करती हैं, फिर फेज़ 2 को, फिर क्या होता है वो वाटर सॉल्युबल बन जाती हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, फेज़ 1 ही अकेले काम कर सकता है, फेज़ 2 भी अकेले काम कर सकता है। फेज़ 1 कब काम कर सकता है? जब उसको कॉन्जुगेट की ज़रूरत ही ना हो। और ऐसे फेज़ 2 में क्या होगा? इसमें भी यही होगा कि इसको किसी फंक्शनल ग्रुप की ज़रूरत ना हो। ओके, तो ये 3 तरह से काम कर सकते हैं बाय द टुगेदर, और कह सकते हैं कि फेज़ 1 और फेज़ 2 अलग अलग। ओके, यहाँ पर कुछ लिखा भी है क्या? हाँ, फेज़ 1 इंट्रोड्यूसेस स्मॉल केमिकल चेंजेस फंक्शनलाइजिंग द मॉलिक्यूल फॉर द फेज़ 2 एंजाइम्स। तो ये क्या करते हैं? इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। कैसे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है? वही लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल में। ओके, नेक्स्ट इज मेटाबॉलिक एंजाइम्स। तो व्हाट आर दी मेटाबॉलिक एंजाइम्स? तो उसके लिए हम समझने के लिए एक सेल लेते हैं। ये एक सेल है, ज़्यादा मेरी अच्छी ड्राइंग नहीं है। तो सेल में ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये कह सकते हैं हम लाइसोसोम हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और ये फाइनली आपका ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो हमने जो
और मेटाबॉलिक एंजाइम्स डिवाइड किए हैं वो माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल में डिवाइड किए हैं। तो हम समझते हैं ईआर को ही हम क्या बोलते हैं, माइक्रोसोम। ओके, तो जो एंजाइम्स ओनली माइक्रोसोम में प्रेजेंट हो तो दीज आर दी माइक्रोसोमल एंजाइम्स। ओके, इतना समझ आया। तो आपके मन में क्वेश्चन आया होगा या आ सकता है कि हमने माइक्रोसोमल यानी हमने ऐसा इसको क्यों इसके बेसिस पर डिवाइड किया। तो एक इसका आंसर आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाई वी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन कॉज इंडक्शन या इनिबिशन, यानी वो किसी भी ड्रग का रिएक्शन वो इंड्यूस्ड करा सकता है या इनिबिट करा सकता है। ओके, तो इसका कुछ मैंने एग्जांपल भी लिखे हैं। इंड्यूसर्स एंजाइम्स कौन से होते हैं, इंड्यूसर्स एंजाइम्स होते हैं, इसको लिखा है GPRS सेल फोन। तो एक इसकी ट्रिक है ये, इसे ग्रेसिनोफ्लोन, फेनिटोइन, रिफेम्पसिन, स्मोकिंग और कार्बामेपिजामाइन और फिनोबार्बिटोन। तो दीज आर दी इंड्यूसर एंजाइम्स। ठीक है, और इसमें हम थोड़ा सा यहाँ देखते हैं माइक्रोसोमल क्या होते हैं एंजाइम्स, जो कि एंजाइम्स प्रेजेंट इन द माइक्रोसोम। और ये कहाँ होंगे, ये एनीवेयर इन द सेल। ओके, तो कहाँ कहाँ हो सकते हैं ये, न्यूक्लियस में हो सकते हैं, न्यूक्लियस हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है और साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, हमें पता चल गया कि हमने मेटाबॉलिक एंजाइम्स को माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल में क्यों डिवाइड किया, किस बेस पे किया। तो हमने किस बेस पर किया, उसकी इंड्यूस्ड और इनिबिशन की प्रॉपर्टी पर। ओके, तो इंड्यूसर एंजाइम्स हमने देखे जो इंड्यूस करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है, रिएक्शन को बढ़ाते हैं। और इनहिबिटर क्या होती हैं, जो कम करते हैं। इसको भी लिखा है, ये मैंने एक बनाया था KCC, किसान क्रेडिट कार्ड वैली करके कुछ VELI, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। के से क्या समझते हैं, कीटोकोनाजोल, C से सिमेटिडिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन, V से वेलप्रोएट और E से इराइथ्रोमाइसिन और I से आइसोनियाजेड। आइसोनियाजेड क्या होती है, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग होती है। ओके, तो हमने इतना समझा। हाँ, नेक्स्ट इज हॉफमैन एलिमिनेशन। तो हॉफमैन एलिमिनेशन जब कभी भी आए तो आप एक वर्ड मन में याद रखेंगे, दैट इज सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होगा कि अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा। देयर इज़ नो नीड ऑफ रीनल एक्सक्रीशन और हेपेटिक एक्सक्रीशन। तो यहाँ पर लिखा भी है, ड्रग्स कैन बी इनएक्टिवेटेड विदाउट द एंजाइम्स, यानी यहाँ पर देयर इज़ नो नीड ऑफ एंजाइम्स टू एलिमिनेट द ड्रग। तो यहाँ पर कौन सी ड्रग हो सकती है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स होते हैं कुछ, एट्राक्यूरियम और ये लिखा है सिसाट्रेकियम, ये मैंने गलत लिख दिया है, सिसाट्रिक्यूरियम। ओके, दीज आर दी न्यूरोमस्कुलर। तो अब हम इसको और थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। हाँ, यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्या होगा ये सब। इसमें याद रखना है हमें कि अंडरगो किसमें, थर्मल डिग्रेडेशन। इसमें किसकी ज़रूरत होगी, हीट की। वी नीड हीट टू एलिमिनेट द ड्रग्स। ओके, जैसे इसमें और भी कौन कौन सी होती हैं, कुछ मसल्स रिलैक्सेंट ड्रग्स होती हैं विच एलिमिनेट फ्रॉम दी हॉफमैन एलिमिनेशन। तो अब हमें इससे समझ में क्या आया कि यहाँ पर देयर इज़ अ हीट कैटलिस्ट टू हॉफमैन एलिमिनेशन। ओके, नेक्स्ट इज हम इसमें देखेंगे, इज देयर एनी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस फॉर दी हॉफमैन एलिमिनेशन। तो हम कहेंगे यस। क्यों क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसमें हमें कोई एंजाइम की ही ज़रूरत नहीं है। तो हम बोलेंगे इसको नॉन एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। सिंपल, नॉन एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन पाथवे फॉर सम मसल रिलैक्सेंट और सम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। तो इतना हमें समझ में आया। जब इतना हमें समझ में आया कि हमें एंजाइम की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो जब ज़रूरत नहीं है तो क्या इसमें हम एक और एक अच्छा पॉइंट बोल सकते हैं कि
ये फिर सेफ होगी किस में, सेफ होगी इन हेपेटिक एंड रीनल फेल्योर में। रीनल फेल्योर वो कैसे कि हेपेटिक में क्या होगा, लिवर क्या करता है, लिवर प्रोड्यूसेस एंजाइम्स। अगर एंजाइम्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है लिवर, तो क्या होगा, वो ड्रग पड़ी रहेगी बॉडी में, टॉक्सिसिटी वहाँ पर हो जाएगी। तो इसीलिए हेपेटिक फेल्योर भी है तो हॉफमैन एलिमिनेशन के थ्रू वो ड्रग अपने आप मेटाबोलाइज होकर एलिमिनेट हो जाती है। रीनल फेल्योर में क्या है कि किडनी में कोई प्रॉब्लम है, मान लो किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, तो क्या होगा, वो ड्रग वहाँ रीनल तक पहुँच ही नहीं रही है, वो अपने आप ही वो डिग्रेड होके एलिमिनेट हो जा रही है, मतलब सॉरी ट्रांसफॉर्म होके। तो इसको और कुछ बोल सकते हैं, इसको हम इतना भी और भी कुछ बोल सकते हैं, तो हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ हेपेटिक रीनल एलिमिनेशन, हेपेटिक या रीनल एलिमिनेशन। ओके, नेक्स्ट इज साइटोक्रोम P450। तो साइटोक्रोम 450 क्या है, ये एक माइक्रोसोमल एंजाइम है। ओके, माइक्रोसोमल एंजाइम है। तो इसमें जो P का मतलब है, P को क्या डिनोट करता है, P करता है पिगमेंट को। पिगमेंट मीन्स मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन एट 450 वेवलेंथ होती है 450 नैनोमीटर। तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे इसमें किया गया है वो हम देखते हैं। ये CYP कोई हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसी की ही फैमिली का ही ये पार्ट है CYP34A। तो CYP से हमें पता है साइटोक्रोम होता है, 3 क्या होता है, एक फैमिली होती है, फैमिली, और A क्या होगा, सब फैमिली, उसकी भी फैमिली का भी सब फैमिली, और फाइनली 4 इज आइसोमर होते हैं। ठीक है, जो लास्ट में कोई डिजिट होती है ये आइसोमर होते हैं। ओके, तो हम कुछ 2 साइटोक्रोम के एग्जांपल लेते हैं। नंबर 1 इसी को ही लेते हैं, CYP3A4 एंड सेकंड वन इज CYP2D6। तो यहाँ पर 2 क्या है, फैमिली, D क्या है, सब फैमिली, एंड लास्ट वन जो डिजिट रहती है वो आइसोमर होते हैं। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि दीज आर दी वेरी इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स, कि यहाँ पर ही क्या होता है, यहाँ से ही अराउंड 70% मेडिसिन ट्रांसफॉर्म होती हैं या ड्रग्स ट्रांसफॉर्म होते हैं, जो कि 50% CYP3A4 से होते हैं और 20% होते हैं CYP2D6 से। ओके, हो गया। इसके बाद हाँ, ये समझते हैं क्या होता है साइटोक्रोम 450 और डिटेल में समझते हैं कि हीम कंटेनिंग एंजाइम होते हैं ये कुछ। ठीक है, हीम कंटेनिंग एंजाइम होते हैं, लिवर में मिलते हैं। लिवर में मिलते हैं एंजाइम, तो क्या करेंगे, ये मेटाबोलाइज कराएंगे ड्रग्स को और टॉक्सिन्स को। जब ड्रग और टॉक्सिन्स होंगे तो CYP की 40 की प्रेजेंस में उसको क्या होगा, मेक ईजियर फॉर बॉडी टू एक्सक्रीट। ओके, और किसके लिए होती है, रेस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 80% ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म इन्फ्लुएंसिंग ड्रग्स एफिकेसी, सेफ्टी एंड एलिमिनेशन प्रोसेस। यही हमने ऊपर डिस्कस किया था। इसके फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन इसके बहुत अच्छे हैं, मतलब जानना भी चाहिए कि फंक्शंस क्या होते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग एंड टॉक्सिन्स, हमने यहाँ पर देखा था कि ये ड्रग एंड टॉक्सिन्स का मेटाबॉलिज्म करा रहे हैं CYP450। और क्या करा रहे हैं ये, ओके, नेक्स्ट इज हार्मोन सिंथेसिस। तो हार्मोन सिंथेसिस में क्या होगा, स्टेरॉयड हार्मोन, कोई दूसरा पेन लेता हूँ, यस, स्टेरॉयड हार्मोन्स। और क्या हो सकता है यहाँ पर, यस, विटामिन डी एंड वाइल एसिड। ओके, ड्रग इंटरेक्शन में क्या होगा, कोई भी ड्रग आप पहले से ही खा रहे हैं, मतलब कोई पेशेंट ले रहा है, फिर उसके बाद दूसरी ड्रग ले ली, तो वो दोनों ड्रग क्या करेंगी, इंटरेक्शन करेंगी। जब इंटरेक्शन करेंगी, ड्रग इंटरेक्शन हमने डिस्ट्रीब्यूशन में भी पढ़ा था, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में भी पढ़ा था। कोई भी ड्रग जब दूसरी ड्रग से इंटरेक्शन करेगी तो वो 2 काम कर सकती है, या तो उसको इंड्यूस कर सकती है उसकी एक्टिविटी, या वो उसको इनहिबिट कर सकती है, रोक सकती है। ओके, तो ओके, सो इंड्यूस में हम एक एग्जांपल लेते हैं किसका, इंटरेक्शन बिटवीन वॉरफ्रिन एंड फिनोवार्बिटोन।
हमने लास्ट क्लास में देखा था कि वॉरफेरिन की जो प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग थी वो 99% थी। तो उसके साथ कोई भी ड्रग देंगे तो क्या होगा, वो उसको इंड्यूस कराएगा और ड्रग को भी रिलीज़ कराएगा। इससे क्या होगा, इट विल लीड द टॉक्सिसिटी इन द बॉडी। नेक्स्ट इज इनहिबिशन। तो इनहिबिशन में एक एग्जांपल लेते हैं हम ओमिप्राजोल का। ओमिप्राजोल क्या होता है, एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, ठीक है। अगर इसको हम प्लस कर देते हैं, किसके साथ ली जाए, इमाटिनिव के साथ ली जाए, जो कि कौन सी ड्रग होती है, कैंसर ड्रग होती है। ओके, तो कैंसर ड्रग होती है ये, तो क्या होगा, अगर साथ में दी जाए तो ये इनहिबिट कराएगा, कौन से एंजाइम को, CYP3A4। जब इसको वो इनहिबिट कराएगा तो इससे क्या होगा, मेटाबॉलिज्म कम होगा इमेटिनिव का। तो इससे क्या होगा, टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। जब मेटाबॉलिज्म कम होगा तो वो ड्रग पड़ी रहेगी ब्लड स्ट्रीम में, तो इससे क्या होगा, ब्लड में पड़ी रहेगी तो टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट फैक्टर्स। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे, जैसे एयर भी हो सकता है, डाइट भी हो सकती है, और स्मोक हो सकती है। इसको मैं अभी डिटेल से और डिस्कस करूँगा स्मोकिंग को, ठीक है। तो जेनेटिक वेरिएशंस, नेक्स्ट इज जेनेटिक वेरिएशंस। तो क्या होगा, जेनेटिक वेरिएशंस में क्या होगा, लीड टू डिफरेंस रेस्पॉन्सिव टू द सेम ड्रग। कैसे, किसी का पुअर मेटाबॉलिज्म है, उसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसमें क्या होगा, उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा दवाई देंगे, यानी हाई डोज रहेगी, उसकी डोज हाई रहेगी। जब डोज हाई रहेगी तो इससे क्या होगा, जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर किसी का बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत बढ़िया है, तो हम बोलेंगे इसको अल्ट्रा रैपिड, जो कि एक नॉर्मल नहीं है, इसको अल्ट्रा रैपिड। तो अल्ट्रा रैपिड में क्या होगा कि वो उसको बहुत ज़्यादा ड्रग जो होगी वो मतलब बोल सकते हैं उसकी जो एफिकेसी है वो कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा है ड्रग का, ठीक है। तो हमने ये कुछ पॉइंट्स इसमें डिस्कस करे। नेक्स्ट और लास्ट वन इज स्मोकिंग। तो देखते हैं स्मोकिंग कैसे ड्रग को कराता है, ठीक है। तो देखते हैं कि पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, PAH कब होता है, जब जो टोबैको है, निकोटीन है, उसको बर्न किया जाता है। जब बर्न किया जाता है तब ये PAH रिलीज होता है। तो PAH किसको एक्टिवेट करता है, CYP1A2 एंजाइम्स को, ठीक है। इसको वो एक्टिवेट करा के क्या करता है, एक्टिवेट कराता है फिर सेलुलर रिसेप्टर को। फिर इससे क्या होगा कि जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म है लिवर में वो हाई हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ड्रग क्लियरेंस उसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि मेटाबॉलिजाइंग एंजाइम्स लिवर से ज़्यादा बन रहे हैं, तो ड्रग का क्लियरेंस भी ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा होगा, कम समय में ज़्यादा होगा, तो उससे क्या होगा, थेरेपेटिक इफेक्ट उसका कम होगा। तो हमने देखा कि कैसे स्मोकिंग थेरेपेटिक इफेक्ट को कम करती है। कुछ केसेस में ये ये यहाँ पर इनहिबिट कर इसको क्लियरेंस को बढ़ा रही है, कहीं क्या होता है, कम भी करती है, ठीक है। चलो तो आज हमने क्या क्या देखा उसकी समरी देख लेते हैं। समरी हमने समझा था मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ओके। मेटाबॉलिज्म में भी एलिमिनेशन इज़ अ ब्रॉडर टर्म, जो कि ड्रग को एलिमिनेट कराते हैं, यानी मेटाबॉलिज्म प्लस एक्सक्रीशन के थ्रू, ठीक है। और एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन नॉर्मली टू रिमूव द ड्रग फ्रॉम द बॉडी, ओके। नेक्स्ट देखा था हमने हॉफमैन एलिमिनेशन देखा था। उसके बाद हमने एंजाइम देखे थे, मेटाबॉलिक एंजाइम्स, ठीक है। उससे पहले हमने कुछ रिएक्शंस देखी थी, फेज़ 1 एंड फेज़ 2 रिएक्शंस, ठीक है। लास्ट में हमने पढ़ा था CYP यानी साइटोक्रोम में CYP 450, ये क्या था, एक माइक्रोसोमल एंजाइम है, ओके। तो आज हमने डिटेल में मेटाबॉलिज्म समझा। नेक्स्ट की क्लास, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम एक्सक्रीशन समझेंगे, और फिर ये चैप्टर फार्माकोकाइनेटिक्स का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम फार्माकोडायनेमिक्स पर मूव करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच। आप इसको रिवाइज करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, ओके। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल।